टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था कैंसर के प्रकार, माने टाइप्स ऑफ कैंसर। विश्व में करीब 100 प्रकार का कैंसर है। कितने प्रकार का? 100 प्रकार का कैंसर अपने पूरे विश्व में देखा जाता है। लेकिन उन 100 प्रकार में से 3 सबसे फेमस है। वो 3 हैं कौन कौन से? नंबर 1 कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। नंबर 2 सार्कोमा, सार्कोमा। नंबर 3 ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। इस प्रकार से हम लोग कैंसर को मूल रूप से 3 भागों में बांटे हैं। हालांकि कैंसर तो और भी बहुत प्रकार का है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है एक कार्सिनोमा, एक सार्कोमा और एक ल्यूकेमिया। कंपटीशन में आने लायक जो है ना वो है अपना ल्यूकेमिया। एक हमेशा ध्यान रखना है, कैंसर जो है हमेशा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से होता है, न कि कमी से। कैंसर का मतलब क्या है? कोशिकाओं की संख्या में क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि भी कैसी? अनियमित और अनियंत्रित वृद्धि, कंट्रोल से बाहर की वृद्धि है, तो हम बोलेंगे कि कैंसर है ना। तो कार्सिनोमा किसको बोलते हैं? इसको पढ़ते हैं हमने। देखिए, यदि कैंसर एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक यानी कि उपकला ऊतक, एपिथेलियम ऊतक अर्थात उपकला ऊतक में हो तो उसे अपने क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा कहते हैं। एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक का मतलब क्या होता है? देखिए, शब्द क्या है? एपिथेलियम। एपिथेलियम का एपी का अर्थ होता है बाहरी, और थीलियम का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन यानी कि एक झिल्ली, महीन झिल्ली। तो बॉडी की बाहरी झिल्ली जो है हमारे लिए क्या है? त्वचा। तो जैसे मेरे लिए जो बाहरी जो झिल्ली है वो क्या है? त्वचा होती है। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि जैसे मान लीजिए मेरे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? एपिथेलियम ऊतक, समझ रहे हो ना? उपकला ऊतक। उपकला का मतलब क्या हो गया? बाहरी आवरण। तो ठीक इसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे बॉडी के आंतरिक अंग जो है, ठीक है ना, उनके ऊपर भी एक झिल्ली है। फेफड़ों के ऊपर झिल्ली नहीं है क्या? बताओ, है? हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं, उनके ऊपर आवरण नहीं है क्या? बिल्कुल है। हमारे हार्ट के ऊपर आवरण नहीं है क्या? हमारे इंटरनल बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबके ऊपर क्या है? कोटिंग होती है, आवरण होता है। तो वो सारी कोटिंग जो वो किसने बनाई? उपकला ऊतक ने। अगर उनमें कोई कैंसर हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगा कि वो क्या है? कार्सिनोमा है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। जैसे फेफड़ों का कैंसर है, तो मैं अगर फेफड़ों का कैंसर बोलूँगा ना तो वो कार्सिनोमा में चला जाएगा। और विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर ही कौन सा हो रहा है? फेफड़ों का कैंसर है, तो हम इसे कार्सिनोमा बोल सकते हैं। नंबर 2 कौन सा है? सार्कोमा। सार्कोमा एक ऐसा कैंसर होता है जो संयोजी ऊतकों में होता है। कौन से ऊतकों में? संयोजी। तो मैं इसमें लिखूंगा संयोजी ऊतकों में होने वाला कैंसर, संयोजी ऊतकों में होने वाला। जब कोई कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक में कोई कैंसर हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सार्कोमा बोलते हैं। संयोजी ऊतक माने उसे में बहुत सारे, जैसे हड्डियाँ संयोजी ऊतक होती हैं, अस्थियाँ संयोजी ऊतक है, उपास्थियाँ संयोजी ऊतक है, रक्त हमारे लिए संयोजी ऊतक है ना। आपने कंडरा नाम सुना होगा, स्नायु नाम सुना होगा, एरियोलिक टिश्यू सुना होगा, एडिपोज टिश्यू सुना होगा। ये सारे क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। और अगर इनमें कोई कैंसर हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? सार्कोमा। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अस्थि कैंसर, बोन कैंसर, हड्डियों का कैंसर, तो अस्थि कैंसर किस में चला जाएगा? सार्कोमा में चला जाएगा। तो अपने ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया का नाम ल्यूकेमिया क्यों रखा गया? इसके पीछे भी कारण है। तो हम इसमें बोलेंगे कि ल्यूकेमिया जो है ना वो WBC, अर्थात WBC को अपने क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। WBC माने ल्यूकोसाइट। अब देखो, ल्यूको और दूसरा शब्द क्या है? साइट। ल्यूको एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है रंगहीन, और साइट का मतलब क्या होता है भाई? कोशिका। तो ऐसा कैंसर जो रंगहीन कोशिका अर्थात WBC की अनियमित वृद्धि से हो, मैंने बोला कैंसर हमेशा कोशिकाओं की संख्या में क्या होता है? वृद्धि से होता है। तो अगर WBC या ल्यूकोसाइट की अनियमित वृद्धि से कोई प्रभाव देखने को मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। अब चूंकि ब्लड से संबंधित बात हो रही है ना, तो ल्यूकेमिया का ही एक नाम मैं और क्या दे सकता हूँ? ब्लड कैंसर, यानी कि रक्त कैंसर। अगर कोई पूछे ब्लड कैंसर क्या है तो हम क्या बताएंगे? ल्यूकेमिया है। ब्लड कैंसर में किसकी संख्या में अनियमित वृद्धि होती है? तो WBC। WBC में मेजरली जो सेल है उसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, है ना। WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। अब हम बोलने को तो वाइट ब्लड सेल भी बोल देंगे, लेकिन उसका मेजर जो नाम है वो क्या है? ल्यूकोसाइट है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और समझिए, क्योंकि इसमें WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल है वो ज़्यादा हुई है,
तो मैं इसको एक नाम और दे सकता हूँ, क्या? अधिश्वेत रक्तता। अधिश्वेत रक्तता। अब समझो क्या बात बोल रही है। अधि मतलब अधिक हो रहा है। कौन अधिक हो रहा है? श्वेत रक्त। श्वेत रक्त मतलब WBC। तो जब WBC बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो हम इसे क्या बोल देंगे? अधिश्वेत रक्तता। और ये पेपर में आने लायक प्रश्न है, ठीक है ना। हमारे नवोदय के सेकंड ग्रेड के 2017 के पेपर में प्रश्न आया था कि लुकेमिया किस प्रकार का रोग है, तो हम ऑप्शन में क्या देंगे? WBC की अधिकता। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब कुछ और नाम मैं आपको बोल के बता देता हूँ जो है तो कैंसर के टाइप, लेकिन इन 3 मेजर टाइप से अलग है। फॉर एग्जाम्पल मेलानोमा। देखो मेलानोमा। अब मेलानोमा क्या है? तो हमारी त्वचा में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। क्या नाम होता है? मेलेनिन। अब मेलेनिन क्या काम करता है? त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, ठीक है ना। किसी को बहुत ज़्यादा सफ़ेद त्वचा देनी है, किसी के अंदर त्वचा थोड़ी सी डार्क हो जाती है, किसी के अंदर त्वचा सफ़ेद और डार्क दोनों का मिक्स हो जाता है, इनके गेहुआ कलर हो जाता है। जैसे हमारे राजस्थान के लोगों का मोस्टली कलर कैसा होता है? गेहुआ कलर होता है। और ये सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती हैं? सूर्य के प्रकाश और टेम्परेचर पर। सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा ना तो मेलेनिन का प्रभाव पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर सूर्य का प्रकाश त्वचा पर ज़्यादा गिर रहा है वो त्वचा थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डार्क शेड में आ जाएगी। होता है कि नहीं होता? आबाजू की टी शर्ट पहनने वाले बच्चों को देखा होगा, उनके जहाँ तक टी शर्ट होती है ना उतना भाग तो थोड़ा वाइट दिखता है, और जस्ट नीचे वाला भाग डार्क शेड में आता है, और दोनों अगर ओपन हो तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि इसने शायद टी शर्ट पहनी होगी कभी, या ज़्यादातर ये टी शर्ट पहनता होगा। ये ऐसा व्यवहार रहता है। मेरे हिसाब से कन्फर्म हो रहा है कुछ बातें? तो इसमें पॉइंट क्या है कि मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जो किसके कलर को रेगुलेट करता है? त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। तो मेलेनिन वर्ण कणिका है ना, मेलेनिन वर्ण कणिका अर्थात वर्णक की त्वचा में अधिकता, अगर ये त्वचा में बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे प्रभावित जो रोग होगा उसका नाम होगा मेलानोमा। इससे क्या होता है कि त्वचा में जगह जगह पर तिल बनते हैं, और तिल भी कितने? जगह जगह पर असंख्य तिल के साथ जुड़कर तिल बन जाएगा, पूरे चेहरे पर तिल है। तो उस वजह से क्या होगा? उन तिलों से दर्द उत्पन्न होने लगेगा, और उसी तिलों की मात्रा के बहुत ज़्यादा हो जाने से हम क्या बोल देंगे? क्या हो गया? मेलानोमा हो गया। तो मेलानोमा एक प्रकार का त्वचा का कैंसर है जो त्वचा में वर्ण कणिका की अधिकता से प्रभावित होता है। बोलो बराबर है? दूसरा समझ लीजिए लिम्फोमा। अब समझो, देखो हर कोई शब्द है ना उस शब्द का अर्थ ही उसको समझा देगा अपने को। अब देखो शब्द क्या है? लिम्फोमा। लिम्फोमा पता है क्यों अपने सामने वर्ड आया? क्योंकि ये लिम्फोमा शब्द बना हुआ है लिम्फ नोड से। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स का मतलब होता है लसिका, लसिका गांठें, ठीक है ना। अगर लसिका गांठें लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो जो कैंसर होगा उसको अपने क्या बोलेंगे? लिम्फोमा। यानी कि लसिकाओं में होने वाला कैंसर है, लिम्फ नोड्स में होने वाला कैंसर। और लिम्फ नोड्स कहाँ होती है? जहाँ जहाँ पर बॉडी के हड्डियों के जोड़ होते हैं, जैसे कंधे का जोड़ है, जैसे जांग का जोड़ हो गया, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या होता है? लिम्फ नोड्स होती हैं। अगर उनमें कैंसर का प्रभाव देखने को मिलेगा देन हम उसे क्या बोलेंगे? लिम्फोमा, है ना। इसी प्रकार से ग्लियोमा, इसी प्रकार से एडिनोमा, समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से मायोमा, मतलब बहुत प्रकार के नाम आ जाएंगे। तो मैं एक है ना मायोमा शब्द और आपके लिए लिख सकता हूँ, मायोमा। तो मायोमा कौन सा कैंसर है? मायोमा वो कैंसर है जो पेशियों में होता है, मसल्स में, मांसपेशियों में होने वाला कैंसर। तो जब मांसपेशियों में कोई कैंसर होगा तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मायोमा। तो मैं इसमें लिख दूंगा पेशीय कैंसर। क्या कोई डाउट है किसी के दिमाग में क्या? तो मायोमा यानी कि पेशीय कैंसर। अगर कोई मसल्स में कैंसर का प्रभाव देखने को मिल रहा है देन इट इज मायोमा, है ना। ग्लियोमा, एडिनोमा, ऐसे करके और भी बहुत सारे नाम हम लोग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वो मैंने आपको बता दिए। और मेरे हिसाब से जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो किस पर रहती है? ल्यूकेमिया पर रहती है। बराबर है? तो इसी तरीके से अपने को याद रखना है। ठीक, कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट प्रणाली, उपचार में क्या होता है? कुछ थेरेपी काम में ली जाती है। जैसे आजकल हमारे एरिया विशेष में क्या है ना कि कैंसर के रोगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा खान पान आपको पता ही है, खेतों में हमने खुद कैंसर को बीजा है ना। तो हम जब कैंसर को खुद बीजों के रूप में बो रहे हैं तो नो डाउट हमारे अंदर तो फिर कैंसर का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड उर्वरकों के बगैर हम
मतलब एक छोटा से पौधे को अपने खेत में मृदा में नहीं उगा सकते, तो नो डाउट हम कैंसर को तो न्योता दे ही रहे हैं, आमंत्रण दे ही रहे हैं उसको, है ना। तो जब कैंसर का प्रभाव हमारे बॉडी में देखने को मिलता है तो डॉक्टरों के पास हम जाते हैं ना, तो डॉक्टर लोग कुछ थेरेपी यूज़ करते हैं। आपने नाम सुना होगा, आजकल आम घरों में जिनमें कैंसर होता है ना, वो नॉर्मली बाहर बैठकर बात कर लेते हैं कि कीमो लगवाइए, बराबर है ना मेरी बात। तो कीमोथेरेपी बोलते हैं, है ना। एक होती है बैक्टीरिया थेरेपी, एक होती है रेडियोथेरेपी। तो मोस्टली इसमें 3 थेरेपी होती है, और तीनों में जो ज़्यादा प्रसिद्ध और जो ज़्यादा खतरनाक लेवल की जो थेरेपी है ना, उसका नाम होता है कीमोथेरेपी। समझ रहे हो। तो हम कुछ थेरेपी के नाम लिखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सी थेरेपी किस प्रकार की ट्यूमर को ट्रीट करने में काम आती है। तो फर्स्ट कीमोथेरेपी, ठीक है ना, कीमोथेरेपी। अच्छा, एक वर्ड और याद रखना, एक है बैक्टीरिया थेरेपी। क्लियर है मेरी बात। तो कीमोथेरेपी तो आंतरिक ट्यूमर का ट्रीटमेंट करने हेतु काम में ली जाती है, आंतरिक ट्यूमर का उपचार। ये ज़्यादा प्रसिद्ध जो चीज़ें हैं ना, बस वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। बैक्टीरिया थेरेपी बाहरी ट्यूमर का उपचार करने हेतु प्रयोग में ली जाने वाली थेरेपी है। अब आंतरिक ट्यूमर और बाहरी ट्यूमर का मतलब क्या है। एक ऐसी ट्यूमर है जो बॉडी के अंदर की कोई ट्यूमर है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कीमो लगाएंगे। जैसे बाहर तो दिख नहीं रही लेकिन अंदर है, समझ रहे हो। अब दूसरा कौन सा है, बैक्टीरिया, बॉडी के बाहर की ट्यूमर। जैसे कई बार देखा होगा आपने, फोड़ी फुंसियाँ हो जाती हैं अपने, बहुत बड़ा फोड़ा बन गया। अब वो फोड़ा क्या है, बाहर का कैंसर बन गया और फोड़ा बहुत बड़ा हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या लेंगे, बैक्टीरिया थेरेपी लेंगे। समझ रहे हो ना। और एक थेरेपी होती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, कुछ रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो होते हैं, उनसे जो विकिरणें निकलती हैं, हम उन विकिरणों का उपयोग करते हुए ट्यूमर का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। तो मैं इसमें लिखूंगा रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की सहायता से, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों की सहायता से अगर किसी ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया जाता है, देन हम उसे रेडियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। और इसमें मोस्टली क्या होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन से होते हैं, ऐसे समस्थानिक जिनका नाभिक जो है अस्थायी होता है, वो स्थायी होने के लिए बहुत सारे विकिरणों का उत्सर्जन करता है, और उन्हीं विकिरणों का उपयोग अपने किसी पर्टिकुलर ट्यूमर का ट्रीटमेंट करने हेतु काम में लेते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मतलब रेडियो एक्टिव है, उसका नाम होता है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60। तो इसमें जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, मैं उनमें से 1-2 नाम आपको बता देता हूँ, और वही हमारे कंपिटेटिव लेवल में कैंसर के ट्रीटमेंट में पूछे जाने की संभावनाओं में रहते हैं। तो इसमें मेरा पहला ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल आप याद रखें। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक, ठीक है ना। अब कोबाल्ट जो है वो तो एलिमेंट का सिंबल आ गया, और 60 उसका एटॉमिक मास आ गया, यानी कि द्रव्यमान संख्या आ गई, समझ रहे हो ना। तो कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक जो है, एक तो ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। नंबर 2, एक होता है ओरम 198, ओरम हो गया सोना, गोल्ड, उसका समस्थानिक, और 198 इसका क्या है, एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या हो जाती है। तो ओरम 198 नामक समस्थानिक जो है, इसका भी इस्तेमाल अपने करते हैं। इससे भी निकलने वाली विकिरणें जो है वो कैंसर का ट्रीटमेंट करती है। लेकिन फर्क इतना है कि ओरम 198 जो है ना, वो ब्लड कैंसर में काम करता है। ओरम 198 किस में काम करते हैं, ब्लड कैंसर में। और कोबाल्ट 60 जो है वो किस में काम करते हैं, ट्यूमर कैंसर में। ट्यूमर को कई बार अपने अर्बुद भी बोल देते हैं। तो अर्बुद कैंसर अगर कोई हो रहा है, किसी के गांठ वाला कैंसर है, तो उसके लिए हम कोबाल्ट 60 को यूज़ करेंगे। और अगर किसी के ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया का प्रभाव है, तो हम ओरम 198 यूज़ करेंगे, है ना। बाकी सीजियम 135 नामक समस्थानिक भी है, जिसका भी अपने यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सीजियम 135 इसको भी लिख देता हूँ, सीजियम 135, ये भी ट्यूमर कैंसर में प्रयोग में लिया जाने वाला एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं जिनसे निकलने वाली विकिरणों से हम कैंसर जैसे भयानक रोग का उपचार करने में मूल रूप से इनका उपयोग करते हैं। बोलो बराबर, एनी डाउट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, कीमो वाला अगर अपने सुने ना, तो ये थोड़ी ज़्यादा मतलब हार्मफुल एक थेरेपी है, क्योंकि जब अपने कीमोथेरेपी करते हैं तो इससे निकलने वाली विकिरणें जो हैं वो ट्यूमर की जो बीमार कोशिकाएं होती हैं उनका तो ट्रीटमेंट करती है, उनके साथ साथ जो अच्छे वाली कोशिकाएं होती हैं उनको भी नष्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए ये कोशिकाओं का समूह है जो कैंसर वाला है, ऐसे ट्यूमर बन गई ना, ऐसे ट्यूमर बन गई। अब हमने कीमो लगाई,
तो कीमो क्या करेगी, इसको तो नष्ट कर ही रही है, लेकिन इसकी विकिरणें जो इससे आगे पीछे वाली जो बेटर सेल्स होती है ना, उनको भी नष्ट कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी पर बहुत बुरा और विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसका ट्रीटमेंट करना कैंसर का, वो मतलब रेयर चांसेस है इसका ट्रीटमेंट होना, क्योंकि ये एक जीन के कारण होने वाला रोग है, और जीन को ढूंढकर उसको नष्ट करना मतलब इतना हमारे नॉर्मल लेवल पर पॉसिबिलिटीज इनकी नहीं देखी जाती। तो ट्रीटमेंट तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रीटमेंट है। अब जेनेटिक ट्रीटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर नॉर्मल लोकल जगहों पर इतना फेमस है नहीं अभी तक, है ना, इसलिए कैंसर का उपचार न के बराबर होता है। मतलब किसी को हो गया तो इसका मतलब वो ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसकी प्राइमरी स्टेज, जैसे हमने बात की थी, आपको याद होगा बिनाइन ट्यूमर, तो बिनाइन ट्यूमर वाले टाइम में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर उस ऑर्गन को ही बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तब तो चलो ठीक है ना, ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन अगर वो बिनाइन ट्यूमर से मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया तो वो ट्यूमर क्या होगी, दूसरी जगहों पर फैलने लगेगी। अब उसका ट्रीटमेंट जो है हमारे हाथ में नहीं रहेगा। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, मिटा दूं? चलो जी, हमने कैंसर जैसे रोग के बारे में चर्चा की। अभी अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, अच्छा इधर वाला तो पढ़ा है, इधर वाला लिख लिया था क्या? इधर वाले भी नहीं लिखा था? हाँ वो तो पढ़ा है ना, इधर वाले की बात कर रहा हूँ मैं तो। उधर वाला नोट हो गया था क्या अनिशा? वो भी नहीं हुआ? कोई बात नहीं, चलो एक दो लाइनें नोट कर लेना, है ना। चलो अब आप आगे लिखेंगे हृदयाघात। हृदयाघात यानी कि एंजेना पेक्टोरिस। अब एक देखो सबसे बड़ी समस्या वाली बात यहाँ पर देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हृदयाघात, वो क्या बोल रहे हैं, एंजेना पेक्टोरिस। अब हृदयाघात को विज्ञान अपनी भाषा में क्या बोलती है, एंजेना पेक्टोरिस बोलती है, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों के बारे में अपने बात करेंगे। देखिए हृदयाघात अर्थात एंजेना पेक्टोरिस क्या है। एंजेना पेक्टोरिस यानी कि हृदयाघात आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। आम लोगों को चलते चलते किसी को जो है अटैक आ जाता है ना, और हमारी समझ से भी बाहर है, पता नहीं अटैक कैसे आ गया। आज मॉर्निंग में हमारे गांव में बड़ी एक क्षति हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व जो है उन्होंने हमारा साथ छोड़ा, बताओ, हमारे गांव से, राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो श्रीमान काशीराम जी मेघवंशी भूतपूर्व सरपंच भी रह चुके हैं हमारे गांव के, और उनके निधन होने का कारण भी क्या था, हृदयाघात। तो आज अपनी इस पर चर्चा करके देखते हैं कि वास्तव में रियलिटी क्या है हृदयाघात की, होता कैसे है ना। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हृदयाघात जो है वो कौन सी मसल के अंदर होता है, कार्डियक पेशी में होता है, ठीक है ना, कार्डियक पेशी में। तो कार्डियक पेशी में हार्ट अटैक आया कैसे, और सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है। तो मैं कार्डियक में जो पेशी है इसकी थोड़ी सी विशेषता आपको बता देता हूँ। ये एक बेलनाकार पेशी होती है, सिलेंड्रिकल, इसकी आकृति बेलनाकार होती है, और यह शाखित प्रवृत्ति की होती है, और इसमें रेखित प्रभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसमें एक केंद्रक मूल रूप से देखने को मिलता है। ग्लाइकोजन काफ़ी एक्स्ट्रा इसमें रहता है, अतिरिक्त ग्लाइकोजन का संचय भी इसमें रहता है, जो संकटकालीन परिस्थितियों में मांसपेशियों को एनर्जी देने का काम करता है ना। तो अतिरिक्त ग्लाइकोजन का संचय भी इसमें रहा करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होती है, सामान्य से अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की पावर हाउस नहीं बोलते अपने कोशिका का, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी थोड़ी अधिक इसमें देखने को मिलती है। और क्रिया के आधार पर ये कैसी पेशी होती है, अनिच्छिक, हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप अपना काम कर रही है, कभी विश्राम नहीं करती। सुनते हैं ना ऐसा तो अपने। तो अब इसमें समस्या क्या है, हम उसको इसके साथ मतलब साझा करके और फिर समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जैसे अभी दीपावली में छुट्टियां हुई तो हम लोग घर गए, तो घर वालों ने हमसे बहुत सारे छोटे मोटे काम करवाए, मैं भी आप लोगों से भी करवाए होंगे, है ना। जैसे घर पे पहुंचे तो घर वालों ने बोला होगा कि आजा थोड़ी सफाई करवा दे, है ना, थोड़े जाले उतार दे, है ना, या फिर जैसे कच्चे मकान होते हैं तो थोड़ा मतलब गारा बना दे, है ना, होता है ऐसा। आजकल तो क्या है, इसका प्रभाव थोड़ा कम रह गया, लेकिन ऐसा पुराने टाइम में हुआ करता था। मिट्टी इधर उधर करवा दे, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो कंकाल पेशियाँ होती हैं, कंकाल पेशी मतलब मेरा पूरा जो कंकाल है, इस कंकाल को गति देने वाली पेशी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंकाल पेशी। थोड़ा इसके साथ रिलेट करता हूँ, फिर वहाँ पर वापस आ जाऊँगा। तो कंकाल पेशी, अब कंकाल पेशी जो होती है ना, इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है रेखित, इसके ऊपर कुछ लाइन होती है, रेखाएं होती है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेखित पेशी बोल देते हैं। और मेरे कंट्रोल में जैसा मैं चाहूँगा वैसा काम करेगी। बोलो बराबर है कि नहीं है। अब जैसे मेरा हाथ देख लीजिए, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा मूवमेंट कर रहा है
अगर मैं हाथ आपकी तरफ वेव कर रहा हूँ तो ये वेविंग उसी तरीके से कर रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भी अपने हिसाब से ही आपकी तरफ वेव करेगा, ऐसा होता है क्या बताइए? इसका सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग है, जैसा हम सोचेंगे वैसी प्रतिक्रिया कर पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसा मैं सोचूंगा तो मेरे हाथ मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसा मैं सोचूंगा और ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो जब कोई इच्छा के अकॉर्डिंग काम होता है ना, तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया। और क्योंकि कंकाल में जो पेशियाँ होती हैं, है ना, वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? ऐच्छिक पेशी। तो आपसे जब मिट्टी उठवाई गई, काम करवाया गया, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ही तो काम कर रहे थे। ऐसा तो था नहीं कि आपका शरीर आपसे बगैर पूछे ही मिट्टी उठा रहा हो। ऐसा होता है क्या? मतलब जैसा हम चाहें वैसा काम करेंगे। अब हमारा काम मान लो अचानक से क्या हो गया, कठिन हो गया, तो जो अंग काम करेगा उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी बनाने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। कोशिका के अंदर वही एनर्जी बनाती है। और हमारी बाहर से जो ऑक्सीजन है, क्योंकि एनर्जी तब बनेगी जब हमारे शरीर में जो भोजन रूपी ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को हम जलाएंगे, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन को हम किससे ग्रहण करते हैं? सांस के माध्यम से। जब हम काम करते हैं तो हमारे काम के दौरान क्या होता है? सांस बढ़ जाता है हमारा। श्वसन की दर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तेज तेज सांस लेते हैं अपने। क्यों? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो तेज तेज सांस लो। अब कई क्रांतिकारी क्या होते हैं, नाक बंद कर लेते हैं उस वक्त, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, सांस रोक कर अब मैं एक बार काम कर देता हूँ। जैसे अपने कसरत भी करते हैं तो हमारी आदत होती है, एक बार सांस बड़ा लेके और सांस रोक लेते हैं, और फिर कहते हैं अब फटाफट 2-4 काम कर लेता हूँ, थोड़े डिप्स लगा देता हूँ और सांस रोक लेता हूँ मैं। क्या आप लोगों ने ऐसा, आप भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते? नहीं, ऐसा तो सिस्टम है, प्रकृति का नियम है। हम लोग क्या करते हैं? सांस रोक लेते हैं बहुत बार। कोई कठिन परिश्रम कर रहे हैं ना, तो अचानक से सांस रोक के फिर अपने, जैसे अभी आप मान लो डंबल उठा रहे हो, तो आप लगातार सांस छोड़ते ग्रहण करते वक्त डंबल उठाओगे ना, तो आपकी एनर्जी कम काम करेगी। सांस भरेंगे और फिर कई देर तक रोक के फिर डंबल को आराम से उठाएंगे, ताकि धीरे धीरे सांस आपका बाहर निकलता रहे। इस कंडीशन में क्या होती है, बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती है ना, उनको ऑक्सीजन लगातार नहीं मिल रही होती। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो अवायवीय श्वसन करती है। कौन सा श्वसन? हाँ, आप सुनिएगा गौर से। ऑक्सीजन की कई बार क्या हो जाती है ऐसी परिस्थितियों में कमी, क्योंकि आपके शरीर ने अचानक काम किया, आपका हाथ अचानक काम कर रहे हैं, तो यहाँ की मांसपेशियों को अचानक से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, पहुँच कम रही है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ की कोशिकाओं में श्वसन होता है अवायवीय श्वसन। अब गौर से समझना। और यही अवायवीय श्वसन जो है हमारी कोशिकाओं के अंदर किसका प्रोडक्शन करता है, किसका निर्माण करता है? तो याद रखें, लैक्टिक अम्ल का। बोलो किस अम्ल का? अब लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बन गया, और लैक्टिक अम्ल जिन मांसपेशी में जहाँ पर बनेगा वहाँ पर क्या करेगा? दर्द उत्पन्न करेगा, है ना, और क्या करेगा? ऐंठन उत्पन्न करेगा, और क्या करेगा? जकड़न उत्पन्न करेगा। मतलब दर्द, ऐंठन, जकड़न, ऐसे अजीब ही व्यवस्था जो है हमें महसूस होगी। और हम घर वालों को बोलेंगे, अब तो उस वक्त तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, हम रात को रेस्ट करेंगे, अगले दिन उठेंगे ना तो अपने लगेगा जैसे शरीर काम ही नहीं कर रहा, है ना, कमर दर्द, हाथ दर्द, पैरों में दर्द, मांसपेशियाँ एकदम जकड़ी हुई महसूस होंगी। फिर अपने गर्म तेल की मालिश करेंगे, फिर जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स अपने को महसूस होगा। क्या ऐसा ही हुआ है क्या? आपने अभी दीपावली में ऐसा महसूस किया क्या घर पे जाके? है ना, महसूस करते हैं ऐसा, जब कोई काम करते हैं तब जाके ऐसी महसूस होती है। अगर काम ही नहीं करेंगे घर पे जाके अपने, मतलब वहाँ पर जाकर जो है लेट गए और अपन ये कह के मैं तो थक गया हूँ वहाँ से सूरतगढ़ से, तो घर वालों ने काम नहीं बोला होगा, बाकी काम करवा लेते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति बनेगी मान लीजिए, तो आप अगले दिन फिर क्या करेंगे? फिर मालिश करवाएंगे, फिर काम करेंगे, फिर जाकर आपका लैक्टिक एसिड जो जमा हुआ है वहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा और आपको रिलैक्स महसूस होगा। मेरा यही प्रश्न है कि मान लीजिए ये का ये लैक्टिक अम्ल अगर इधर बन जाए और यही दर्द, ऐंठन, जकड़न अगर इधर हो जाए, तो आपको नहीं लगता हार्ट में अटैक आ जाएगा? नहीं लग रहा क्या? बताइए भैया, आपके हाथ की मांसपेशियाँ इतनी ज़्यादा जकड़ चुकी है कि काम नहीं कर रही, और आप ऐसे करके कह रहे हैं यार नहीं मेरे हाथ पाँव काम नहीं कर रहे तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ एक बार। तो वही अगर हाथ पाँव काम नहीं करें और आपको इतना दर्द अगर यहाँ हो जाए, हृदयाघात में, हार्ट की मांसपेशी में, वही दर्द, वही ऐंठन, वही जकड़न, तो आपको सहन कर लोगे आप इस दर्द को क्या? तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा? हृदयाघात। तो कार्डियक पेशी के अंदर भी हृदयाघात का जो कारण होता है ना, वो क्या होता है? अवायवीय श्वसन ही होता है, अवायवीय श्वसन। और साथ ही साथ मैं और क्या बोलूँगा कि अवायवीय श्वसन से क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। तो जो लैक्टिक अम्ल हमारे हाथ पैर में बनता है ना, वही लैक्टिक अम्ल अगर हमारे हार्ट में बन जाए तो उससे भी दर्द, ऐंठन और जकड़न महसूस होगी। और जब हृदय में, सुनो गौर से, है ना, हृदय में दर्द हो, ऐंठन हो,
जकड़न महसूस हो, काम न करें, तो हम उसी प्रभाव को क्या बोल देंगे, हृदयाघात अर्थात एंजाइना पेक्टोरिस। अब समस्या ये है कि अगर ऐसी बीमारी है तो इसका कोई ट्रीटमेंट, तो मैं आपको बता दूं इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी किसी को हृदयाघात हो और डॉक्टर ये बोले कि ये दवाइयाँ लेते रहना, जब कभी हृदयाघात हो तो दवाई ले लेना, ऐसा होता है क्या? ये तो मौका ही नहीं दे रहा, यह तो हुआ और गया। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इससे बचने के लिए संतृप्त वसाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। किन वसाओं का बोलो? अब संतृप्त वसाएं किसको बोलते हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसाएं, जैसे घी है, तो हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि घी में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल धमनियों में क्या हो जाता है, जम जाता है, और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के जमने से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। बोलो कौन सा? एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी पटवार में प्रश्न आया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, तो हम बताएंगे कि संतृप्त वसाओं की अधिक मात्रा में उपयोग करने से धमनियों में जब अवरोध पैदा होता है तो उस अवरोध को हमने धमनी अवरोध या फिर अंग्रेजी में एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो पहला विकार ये है। दूसरा, अगर हम शारीरिक रूप से व्यायाम करते रहें, है ना, अनुलोम विलोम जो बाबा रामदेव करता है, सांस लेना सांस छोड़ना, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलती रहती है और कभी भी अवायवीय श्वसन की संभावना भी पैदा नहीं होगी। जब लैक्टिक अम्ल बनेगा ही नहीं, दर्द ऐंठन जकड़न कभी होगी ही नहीं, तो क्या आपको लगता है कभी अटैक की संभावना बनेगी? ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो इस रोग से नियंत्रण का एकमात्र उपाय ये है कि हमें संतृप्त वसाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों का। संतृप्त वसाओं का मतलब मैंने बताया कि जो घी है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, अब जैसे कई बार अपने दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट आएगा, क्या कि हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं साहब, हमारे यहाँ तो सुबह सब्जी में घी, है ना, चटनी के ऊपर घी, पता नहीं हम तो कैसे कैसे, लोग तो चाय में भी घी डाल कर पी लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो घी खाने के तरीके बहुत हैं, आप कह रहे हो घी खाओ मत, तो घी उस व्यक्ति को खाना चाहिए जिसकी शारीरिक परिश्रम ज़्यादा हो। समझ रहे हो ना? अब हम लोग शारीरिक परिश्रम कर नहीं रहे हैं, तो हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वही एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वसा का नंबर ही नहीं आएगा। वसा का नंबर नहीं आएगा तो वो दिक्कत करेगी। तो अगर हमारे काम करने का तरीका अलग है, अगर हम शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं, अगर हमारे शारीरिक परिश्रम के दौरान कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा खपत होती है और वसा भी काम आती हो, तो हमें वसा का सेवन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। कहानी समझ में आई कुछ? क्या ये सिस्टम रहता है। अगर इस सिस्टम को अपने अपनाएं और अपने घरेलू लोगों को इसकी जानकारी दें, जैसे हमारे घरेलू बुजुर्ग लोग हैं, अभी वो शारीरिक परिश्रम तो कर नहीं रहे हैं और घी दबा के खा रहे हैं, तो नो डाउट उनके हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स भविष्य में देखने की संभावनाएं बनती हैं। तो इसका नियंत्रण एकमात्र ये है कि हमें घी का सेवन नहीं करना और योगा व्यायाम आदि करने का, पैदल चलने का ये प्रभाव ज़्यादा रखना है। मेरे हिसाब से समझ में आया सब कुछ? तो बहुत अच्छा प्रभाव है और रोग तो गाय का अच्छा है ना, लेकिन ऐसे भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं और हमारे ग्रामीण परिवेश में सामान्य स्तर पर लोग ज़्यादा इससे प्रभावित रहते हैं, है ना, क्योंकि वही बात है, खान पान जब अच्छा करते हैं और उतने लेवल में काम नहीं हो पाता बुढ़ापे के अंदर, तो वो प्रभाव देखने को मिलता है। शहर में तो क्या खान पान ही ठीक नहीं है, तो इसका मतलब वो तो घी भी नकली खाते हैं, तो नकली घी नकली काम करता है, असली तो प्रभाव रहता ही नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये चीज़ है। कोई डाउट किसी का? ठीक है। अब अगला पॉइंट आप समझ लीजिए, जो मैंने अभी बोला एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको नोट कर लीजिए और फिर अपने और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस को अपने बोलते हैं धमनी अवरोध। धमनी अवरोध ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मैं पटवार भर्ती परीक्षा 2021 की बात करूं तो ये बड़ा नया प्रश्न था उस एग्जाम में, क्योंकि अभी तक कभी इस प्रश्न को पूछा ही नहीं गया था किसी भर्ती परीक्षा में। तो फर्स्ट बार पटवार भर्ती 2021 में इस प्रश्न को पूछकर इस प्रश्न का श्री गणेश हुआ, क्योंकि इस प्रश्न के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या। तो अपने इसके ऊपर व्यापक स्तर पर बात करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला संतृप्त वसाओं की या संतृप्त वसाओं का। अब संतृप्त वसा मतलब घी, घी अर्थात जंतुओं से प्राप्त जो वसा होती है ना, उसी को अपने क्या करते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। और जंतुओं से प्राप्त क्या होता है, घी होता है। जैसे गाय का घी, अब हम गाय का तेल तो बोलने से रहे, है ना, या भैंस का तेल, ऐसा कभी सुना है क्या? भैंस का घी, गाय का घी, है ना। सरसों का घी नहीं, सरसों का तेल, तिल का तेल, ऐसे वर्ड यूज होते हैं। तो इसका मतलब जो वनस्पति से प्राप्त होने वाली वसाएं होती हैं उनको अपने बोलते हैं असंतृप्त वसाएं। उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कतई नुकसानदायक नहीं होती।
और जो संतृप्त वसाएं होती है जंतुओं से प्राप्त यानी कि घी, वो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक। और उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो शारीरिक परिश्रम नहीं करते। इस बात को थोड़ा डिकोड करते रहे, है ना, वरना क्या है फिर जो भी मेरा अभी जैसे वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी देखेगा ना तो कहेगा फेंक रहा है ऐसे ही। क्यों? क्योंकि मैं इसमें क्या बात कर रहा हूँ कि हमें घी नहीं खाना चाहिए, तो उसको लगेगा यार घी क्यों नहीं खाना चाहिए, हम तो बचपन से खाते आ रहे हैं। तो आप शारीरिक परिश्रम भी उतना ही करते आ रहे हैं, सही है ना, तो आपको खाने में दिक्कत नहीं। बोलो बराबर है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो मैं एक थ्योरी बना के और एक आपको पैटर्न बना के बता सकता हूँ। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से बात कर लेना। तो संतृप्त वसाओं का अर्थात घी का हाँ अधिक मात्रा में सेवन, अगर हम इसका अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हमारे अंदर ये विकार देखने को मिल सकता है। बोलो समझ में आया सब कुछ। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये धमनी है, मान लीजिए धमनी का डायमीटर बड़ा है, इसमें क्या होगा, जो संतृप्त घी होता है ना उसका कोलेस्ट्रॉल जाकर धमनी में ऐसे जम जाता है, ठीक है ना। अब धमनी में ऐसे जमेगा तो धमनी का डायमीटर का मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि धमनी में जो अपवाद क्षेत्र है फैलने का, जैसे अपने चलने का, ब्लड सर्कुलेशन का जो क्षेत्र है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो कम डायमीटर में जब ब्लड पास करेगा तो उससे दीवारों पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, बीपी हाई हो गया। बोलो क्या हो गया। जब नाड़ियाँ संकुचित होती है ना तो बीपी हाई होता है। आपने देखा होगा घरों में पानी छिड़काव करते हैं ना, कई बार अपने मोटर चला के पानी छिड़काव करते हैं, तो पाइप को अगर सीधा पकड़ लेंगे ना तो पानी जस्ट गिर जाएगा, थोड़ा दबाएंगे तो प्रेशर से आगे चलेगा, क्योंकि डायमीटर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अगर नाड़ियों का डायमीटर कम हो गया, ब्लड उसमें से जा रहा है तो वो तेज गति से जाएगा और दीवारों पर क्या करेगा, दबाव लगाएगा, दाब लगाएगा। जो दीवारों पर दाब होता है ना, इसी को हम रक्तदाब बोलते हैं। बोलो बराबर है ना। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए इसका डायमीटर कम हो रहा है तो बीपी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन का विकार देखने को मिलेगा हमारे बॉडी में। और जब धमनियों में इस प्रकार से रुकावट पैदा होगी तो इसी रुकावट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, धमनी अवरोध। और इसी धमनी अवरोध को विज्ञान या अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। और किसका अधिक मात्रा में सेवन करने से, संतृप्त वसाओं का। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ जाएंगे। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का जो क्रम होता है ना फूड मटेरियल का, वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा डाउट ही क्लियर हो जाए अपने दिमाग से। जैसे हमें सबसे पहले एनर्जी देने का काम किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। बोलो किसका है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा का। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो हमें सबसे पहले एनर्जी देने का काम है फल फ्रूट का, जूस का, है ना, आलू का, सब्जियों का, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर सोर्स होते हैं। ये जैसे चावल खा लिया तो उसमें स्टार्च होता है, तो स्टार्च जाकर लास्ट में किस में बदलेगा, ग्लूकोज में, तो आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। जब कभी भी हम भोजन न करें एक बार, तो आपको मैंने बताया था डायबिटीज़ वाले रोग में कि एक दिन अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपको एनर्जी कौन देगा, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन भी कौन है, आपका कार्बोहाइड्रेट ही है जो सबसे पहले एनर्जी दे रहा है। अगर आप मान लीजिए खाना खा ही नहीं रहे हैं तो आपको लंबे समय तक ऊर्जा कौन देगा, वसा। बोलो बराबर है ना। मतलब लंबे समय तक ऊर्जा देने का जो काम है ना, लंबे समय तक ऊर्जा देने का जो काम है ये कौन करता है, ये करता है वसा यानी कि फैट, जिसको मैं चर्बी भी कह सकता हूँ। एक्स्ट्रा जब फैट हो जाती है ना तो उसको अपने बॉडी के लिए क्या बोल देते हैं, चर्बी जैसे शब्द से अपने उसको यूज कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन के अंत में ऊर्जा मतलब मरणासन स्थिति है, और अंत में ऊर्जा देने का काम जो किसका होता है, प्रोटीन का। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी प्रोटीन से एनर्जी चाहिए ही नहीं, क्यों हम मरने वाले हों भाई, है ना। मरणासन स्थिति होगी तब आपके बॉडी में एनर्जी कौन देगा, प्रोटीन। जब कोई व्यक्ति बीमार होकर, अत्यधिक बीमार होकर बेड पर गिर जाता है और उसके, आपने नोटिस किया होगा, उसके कंकाल की जो हड्डियाँ होती है वो सामने दिखने लग जाती है, चमड़ी नीचे लटक जाती है, तो उसको एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। बोलो बराबर है। और अगर आपने भोजन नहीं किया, जैसे नवरात्रि रख लिया, 9 दिनों तो खाना बंद कर दिया, तो एनर्जी कौन देगा, वसा। और अगर एक दिन की बात करें तो एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग वैसे लोग हैं जो कार्बोहाइड्रेट भी प्रचुर मात्रा में लेंगे और वसा भी प्रचुर मात्रा में लेंगे, और प्रोटीन तो प्रचुर मात्रा में चलता ही है, लेकिन आज का जो हम प्रोटीन यूज़ करते हैं ना वो हमारी मांसपेशियों को बिल्ड कर देता है। तो ये एनर्जी तो दे नहीं रहा और हमारे मांसपेशियों को क्या कर रहे हैं, मतलब बना रहे। तो निर्माणकारी भोज्य पदार्थ हमने इसको बोल दिया। अब सेकंड वर्ड क्या है, वसा यानी कि चर्बी। बोलो समझ में आ रही बात क्या। अब ये एनर्जी कब देती है, जब ये खत्म हो जाए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा भोजन इतना ज़्यादा है कि हमारे लिए यही एक्स्ट्रा रह जाता है, इसका नंबर आएगा क्या,
नहीं आएगा ना। तो जब यही एक्स्ट्रा रह गया और इसका नंबर ही नहीं आया तो ये सीधी सीधी कहाँ चली जाएगी, धमनी के अंदर इस प्रकार से विकार उत्पन्न करेगी, धमनी अवरोध। और एक्स्ट्रा हो जाएगी तो त्वचा के नीचे जाएगी, कहाँ पर, एडिपोज ऊतक में, और किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, मोटापे का। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर फैट और एक्स्ट्रा रह जाए, गौर करना, अगर फैट एक्स्ट्रा रह जाए तो ये त्वचा के नीचे चली जाती है और त्वचा के नीचे जाकर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और जिस ऊतक में स्टोर हो जाती है उस ऊतक का नाम क्या होता है, एडिपोज। और एडिपोज ऊतक जितना ज़्यादा विकसित होता है उतना ही ज़्यादा किसका प्रभाव देखने को मिलता है, मोटापे का। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप चर्चा कर सकते हैं। एनी डाउट? ठीक है ना। तो ये सब प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर आप सामान्य भोजन ले रहे हैं और व्रत भी रख रहे हैं मान लीजिए समय समय पर, तो आपके बॉडी में फैट स्टोर नहीं होगी, तो आप में ये विकार कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। तो बिना टेंशन के आप अपना जीवन जी सकते हैं, है ना। आप दबा के तो ये ले रहे हैं घी, है ना, और ये भी अपने एक्स्ट्रा ले रहे हैं भरपूर मात्रा में, तो इसका मतलब ये तो एक्स्ट्रा होकर यहाँ जाएगा तो ये दिखेगा, जैसे मेरे अंदर दिख रहा होगा, है ना, तो ये दिखेगा। और अगर ज़रूर से ज़्यादा हो गया तो कहाँ जाएगा, धमनियों में, और धमनियों में रुकावट पैदा करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो पटवार भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। मुझे लगता है यहाँ से अगर कोई प्रश्न बना तो हमारा गलत नहीं होगा। बोलो, बराबर बोला, बहुत बढ़िया। इधर वाला मिटा दूँ, ये लो जी। यही विकृतियां हैं असंक्रामक रोगों के अंदर, मोस्टली इन्हीं को अपने देखते हैं। हमारे आसपास की दुनियादारी में तो यही विकार ज़्यादातर देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है ना। और अब जो है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, किसका, पथरी का, यानी कि स्टोन का। स्टोन भी तो हमारे बॉडी की एक विकृति है ना। तो अब हम थोड़ा स्टोन पर बात कर लेते हैं। स्टोन यानी कि पथरी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपके घरेलू समस्याएं जो है उनकी चर्चा हो रही है क्लास में, है ना। हमारे आसपास की दुनियादारी, अड़ोस पड़ोस, घर में जो विकार देखने को मिल रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब हम अपने घरों में देखते हैं, यार पथरी होगी, गुर्दे में पथरी होगी, है ना, किडनी में पथरी होगी, बताओ। अच्छा मेरे को बताओ, क्या पथरी गुर्दे में यानी कि किडनी में, या लीवर में यानी कि पित्ताशय में, इन्हीं में हो सकती है और कहीं पथरी नहीं हो सकती क्या? पथरी आपके घुटनों में भी हो सकती है। अब सोचने वाली बात है, अपने सोचेंगे यार घुटनों में पथरी कैसे हो सकती है? पथरी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, सही है ना। अब उसका कारण कैसे है, हमारी बॉडी में उसका विकार कैसे देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हमें कुछ एक दो हार्मोन भी पढ़ने पड़ेंगे। बोलो, रेडी हो गया? कोशिश करते हैं हमने, देखते हैं कि पथरी का प्रभाव क्या है। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन यही बताऊंगा कि कैल्शियम की अधिकता जब हमारे शरीर में देखने को मिले तो कैल्शियम की अधिकता से ही बॉडी में कौन सा विकार देखने को मिलता है, पथरी का। और कैल्शियम जब अधिक हो जाता है तो एक लवण बन जाता है, उस लवण का नाम होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम है ऑक्सलेट। तो जब कैल्शियम ऑक्सलेट अधिक मात्रा में हो जाता है तो जो विकार देखने को मिलेगा हम उसको क्या बोलेंगे, पथरी बोलेंगे। अगर मैं पूछ लूँ पथरी रासायनिक दृष्टिकोण से किसकी बनी होती है, आप क्या बताओगे, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। पथरी रासायनिक दृष्टिकोण से किसकी बनी होती है, बोलो, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो हमें ये आपको आंसर देना होगा, समझ रहे हो। अब इसका कंडीशन समझते हैं भी, ये हो कैसे रहा है, हमारी बॉडी में इसका प्रभाव कैसे देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं कुछ ग्रंथियों के नाम भी लिखूंगा इसमें ताकि आप उसको कनेक्ट कर सकें उन चीज़ों को। एक होती है पैराथायराइड ग्रंथि गले में, और एक होती है थायराइड ग्रंथि, ये भी गले में होती है। एम आई राइट? पैराथायराइड परावटु और थायराइड अवटु ग्रंथि। घेंगा रोग नाम सुना होगा, गला सूज जाता है, मैं उसी ग्रंथि की बात कर रहा हूँ आपसे। पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है ना, उस हार्मोन का नाम होता है पैराथार्मोन। बोलो, क्या नाम होता है, पैराथार्मोन। और थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है ना, उसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैल्सिटोनिन। बोलो, उम्मीद है कि आपको थोड़ा यहाँ पर ज़रूर ऐसे हल्का सा डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि यार कैल्सिटोनिन कैसे लिख दिया, हमने तो जो है थायरोक्सिन नाम सुना है ना। थायरोक्सिन नाम सुना होगा ना आपने थायराइड ग्रंथि से, तो हमारे दिमाग में आ रहा है यार ये कैल्सिटोनिन लिख के इसने गड़बड़ कर दी। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन भी निकलता है और कैल्सिटोनिन हार्मोन भी निकलता है। और पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन। अब समझ रहे हैं इसका काम क्या है। पैराथार्मोन क्या करता है,
अस्थियों के अनावश्यक भाग को गलाकर, वैसे तो पथरी का ये यहीं तक हो गया था मामला, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ तब मैं आपको मैटर बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, वरना हमारा रोग तो यहाँ कंप्लीट हो गया मान लो, लेकिन थोड़ा अगर एनालिसिस करके समझेंगे ना तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा ये, है ना। तो अस्थियों के अनावश्यक भाग को गलाकर कैल्शियम की आपूर्ति करता है। कौन से भाग को गलाकर? अनावश्यक भाग को गलाकर। जो हड्डियां कई बार क्या होती है, एक्स्ट्रा थोड़ी ग्रोथ कर लेती है, तो ये हार्मोन क्या करता है, उनके अनावश्यक भाग को गलाकर और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी बोन है, अब इस बोन का एक्स्ट्रा पार्ट ये है, मान लो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये हार्मोन क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा पार्ट को गला देगा। अब हम जानते हैं कि ये किससे बना है, हड्डियां किससे बनी होती है, कैल्शियम से, तो अनावश्यक भाग गलेगा तो कैल्शियम अपने आप क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब ये हार्मोन मान लो ज़्यादा हो गया तो अनावश्यक के साथ साथ क्या कर सकता है, आवश्यक भाग भी गला सकता है। अब इसको थोड़ी पता है, कंट्रोल इसका मान लीजिए नहीं हुआ, वैसे कंट्रोल सबका पीयूष ग्रंथि करती है, बाई चांस इसका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसने आवश्यक भाग को भी गला दिया तो उससे क्या होगा, हड्डियों में छेद हो जाएंगे। बोलो यस और नो। और अगर इसकी अधिक मात्रा से अनावश्यक के साथ साथ आवश्यक भाग भी गल जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, अस्थि छिद्र रोग हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा। अब ये लाइन सिर्फ मैंने इतनी लिखी है, आपके दिमाग में होना चाहिए क्या कि इस हार्मोन की अधिक मात्रा से जब आवश्यक भाग के साथ साथ अनावश्यक भाग के साथ साथ आवश्यक भाग भी गल जाए तो इसके प्रभाव को अस्थि छिद्र कहते हैं। और अस्थि छिद्र रोग के लिए जो अंग्रेजी में वर्ड यूज होता है वो होता है ओस्टियोपोरोसिस। बोलो क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, बोलो कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या है, इसका ऑपोजिट। वो क्या करेगा, मान लो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया, अब ये हार्मोन क्या करेगा, ये कहेगा यार जो कैल्शियम ज़्यादा है ना उसको बाहर निकाल दो बॉडी से। तो ये बाहर निकालने का तरीका क्या ढूंढ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकालता है। बोलो किसके साथ है, यूरिन यानी कि मूत्र के साथ। जब यूरिन के साथ कैल्शियम की अधिक मात्रा बॉडी से बाहर निकलती है तो किडनी में छानने की प्रक्रिया होती है, और किडनी में बाई चांस छानते समय कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कैल्शियम ऑक्सलेट का निर्माण होगा और पथरी बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज़ होती है यहाँ। तो मैं क्या लिखूंगा कैल्सिटोनिन हार्मोन में कि कैल्शियम की अधिक मात्रा का यूरिन के साथ क्या कर देगा, ये उत्सर्जन कर देगा। तो कैल्शियम की अधिक मात्रा का यूरिन के साथ बॉडी से क्या कर देगा, उत्सर्जन कर देगा। जब कैल्शियम की अधिक मात्रा यूरिन के साथ बॉडी से उत्सर्जित हो जाएगी तो इस वजह से कैल्शियम क्या हो जाएगा, बॉडी में बैलेंस हो जाएगा। बाई चांस अगर किडनी में कैल्शियम का जमाव हो गया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट, और किसका निर्माण हो जाएगा, पथरी का निर्माण हो जाएगा। कोई डाउट है किसी का, कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबका, बहुत बढ़िया। अब इधर वाला मिटा सकता हूँ क्या, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझना, ये भी बहुत अच्छा है, और ये भी आप कहोगे सर अरे ये तो हमारे मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे घरों में कोई विकृतियाँ आए ही नहीं, है ना। और मैं अंदाज़ा लगा के कह दूँ कि ये तो हमारे घर में रोग है, क्यों हो भाई, रोग अपने घरों में क्यों हो, है ना। हम तो प्रार्थना करते हैं किसी घर में कोई रोग हो ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे आसपास की दुनियादारी है, इसलिए मैं थोड़े से शब्दों का प्रयोग करता हूँ। अब एक रोग हो रहा है, देखिए, अगर समझ में आए तो आप यस और नो में जवाब देंगे। क्या नाम सुना है, अर्थराइटिस नाम सुने, गठिया नाम सुने, है ना। अब अपने बोलेंगे हाँ गठिया, हाँ बिल्कुल हमारे पड़ोस में है, ऐसा बोलेंगे ना, हाँ गठिया तो है, जिसको अपने वाय बोलते हैं ना, अपनी भाषा में आप बोला बाव आ जानो, है ना, गठिया बाव। वैसे क्या बोलते हैं, गठिया वाय बोल देते हैं इसको, है ना। तो ये अर्थराइटिस ये हड्डियों से संबंधित, है ना, हमारे कंकाल से संबंधित विकार होते हैं। तो वास्तव में अर्थराइटिस जो है ना, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ जोड़ों का दर्द है। ये है सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, जोड़ों का दर्द। आजकल देखो आपने थोड़ी सी उम्र बढ़ते ही जोड़ों का दर्द लोगों में आम खास देखने को मिलता है। अपने कुछ भोले वाले लोगों को ये बोल दिया जाता है कि आपके बॉडी में क्या है ना कि ग्रीस कम हो गया, है ना। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, या मैं ही बता रहा हूँ, है ना, अपने बोल देते हैं ऐसे।
और ज़्यादातर औरतों के अंदर जो है ना घुटनों में ग्रीस की कमी देखी जाती है, क्योंकि घुटनों में दर्द मोस्टली उन्हीं के ज़्यादा रहता है। तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई वैद्य के पास जाते हैं ना, तो वो जाते कहता है आपके तो है ना ग्रीस खत्म हो गया। उनको भी पूछने वाला घुटनों में ग्रीस डाला तूने था क्या जो खत्म हो गया? ग्रीस नाम की कोई चीज़ थोड़ी होती है, क्या हमारे बॉडी में ग्रीस होता है क्या? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है बताओ। सिस्टम बताया क्या है? सिस्टम ये है कि जो हमारी हड्डियाँ होती है ना, उन हड्डियों के जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ ब्रेक होने लग गए और उस जगह पर मान लीजिए किसका जमा हो गया? अम्लों का जमा हो गया। किसका जमा हो गया बोलो? अम्लों का। अगर वहाँ पर अम्लों का यानी कि एसिड्स का जमाव बढ़ गया ना, तो इसका मतलब है कि अब आपके अंदर जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो गया। अम्लों के जमाव को रोकने का एकमात्र तरीका है, आपकी बॉडी के अंदर सांस से संबंधित बीमारियां नहीं होनी चाहिए, श्वसन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड जो है ना वो एनी टाइम पूरी होती रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इतनी प्योर होनी चाहिए ऑक्सीजन के मामले में कि बढ़िया स्तर पर सांस आए, बढ़िया स्तर पर सांस आए, एनर्जी महसूस हो, मेटाबॉलिक हाई लेवल का हो, तो कभी भी अम्लों का जमा होता ही नहीं है। क्योंकि अम्ल हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ये कब जलेंगे? जब ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में क्या होगी? ज़्यादा। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम है क्योंकि हम न तो कभी योगा करते हैं, न व्यायाम करते हैं, न कभी सांस ऊपर नीचे कर रहे हैं अपने ज़्यादा, तो इस वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है? एक्स्ट्रा जो एसिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जमने लग जाते हैं जोड़ों के बीच में जाकर, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? आर्थराइटिस हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया। अब ऐसे अम्लों को बिखेरने के लिए क्या कर रहे होते हैं? अपने गर्म पानी से उसको मालिश करते जाओ, है ना, थोड़ा ऑयल लेके गर्म पानी में उसको तेल लगा के गर्म पानी से उसका मसाज करते जाओ, तो आपको थोड़ा काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो अम्ल जमा है वो वहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और हमें थोड़ा मतलब आराम महसूस होगा। आपने देखा होगा जोड़ों का दर्द होता है ना, सुबह सुबह नहीं उठा जाता। अब सुबह सुबह तो उठी जाएगी नहीं, बाद में तो मैं थोड़ा चाल लूँ। इसका मतलब क्या है कि सुबह सुबह आपकी बॉडी एकदम रेस्ट फील में है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी नॉर्मल है। उस वजह से क्या होगा? अम्ल वहाँ पर जमा हुआ है, आपकी बॉडी जो है हैबिचुअल एक्टिविटी नहीं कर रही है। और जैसे ही आप इधर उधर घूमने लगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुआ और एसिड उसी तरीके से क्या होने लगा? धीरे धीरे रिमूव होने लगा और आप काफ़ी हद तक ऐसे महसूस कर रहे हैं खुद को कि हाँ ठीक है, अब मैं चल सकता हूँ। इसका मतलब अगर पूरे दिन में वैसी दिनचर्या रखें, है ना, योगा व्यायाम वगैरह करते रहें, तो आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हमारे शरीर में कतई नहीं हो सकती। बोलो बराबर? सिंपल बातें, ठीक है ना। तो जोड़ों का दर्द है हानिकारक अम्लों का जमाव, हानिकारक अम्लों का जमाव, जैसे साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल का जमाव, जैसे यूरिक अम्ल का जमाव। हमारे बॉडी में यूरिक एसिड भी होते हैं जो हमारे यूरिन के अंदर बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन ये भी अगर जमने लग जाएं तो पथरी भी बन सकती है और जोड़ों का दर्द भी हो सकता है, ठीक है ना। यूरिक अम्ल का जमाव हो जाए, ठीक है ना। जैसे लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाए, तो इस प्रकार का प्रभाव जब हमारे शरीर में देखने को मिलेगा, हम उसे क्या बोल देंगे? ये आर्थराइटिस है। मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक इसमें महसूस हो रहा होगा कि हम लोगों ने काफ़ी हद तक असंक्रामक रोगों की अच्छी जानकारी कलेक्ट करी है। बोलो, कोई डाउट है? ठीक है। अब हमें अंत में असंक्रामक रोगों का वो पार्ट पढ़ना है, यानी कि वो 7-8 लाइनें पढ़नी है जो एग्जाम में 90% प्रश्न के रूप में आने की संभावना रहती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ खनिजों की कमी और अधिकता से होने वाले रोगों की। कई बार क्या होते हैं, बॉडी में कोई खनिज पर्टिकुलरली कम हो जाता है और कई बार क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो जब कोई खनिज कम या ज़्यादा हो जाए तो उससे होने वाले जो विकार होते हैं उनको हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं, और उनसे संबंधित पेपरों में प्रश्न आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा इटाई रोग, मीना माटा रोग, सुना है क्या नाम? मीना माटा तो आ रही जैसे भर्ती परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, SI के पेपर में या पुराने कोई दूसरे भर्ती परीक्षाओं में जो RPSC से आयोजित होती है, मोस्टली मीना माटा सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो आज अपने एक एक लाइनें उन सब के बारे में नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? खनिजों की कमी या अधिकता से उत्पन्न विकार, खनिजों की कमी या अधिकता से उत्पन्न विकार। तो मैं शुरुआत में ना आपको कुछ से अधिकता से होने वाले विकार है ना वो नोट करवा रहा हूँ, फिर मैं कमी वाले विकार जो है वो भी आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है। पहले अधिकता वाले फिर कमी वाले अपने नोट कर लेंगे, फिर अपने आगे देखेंगे क्या कुछ होता है, गौर से समझेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। जैसे देखिए अभी मैंने बोला कैल्शियम की अधिकता,
तो जस्ट अभी हमने बात की थी, क्या हो जाता है, स्टोन यानी कि पथरी हो जाती है। नंबर 1, कॉपर की अधिकता। अब बात गौर से समझना, देखो कॉपर की अधिकता, कॉपर की अधिकता से जो विकृति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं विल्सन रोग। कौन सा रोग है, विल्सन रोग। तो विल्सन रोग जो है ना वो कॉपर की अधिकता से होता है, ठीक है ना। विल्सन रोग किसकी अधिकता से, कॉपर की अधिकता से, त्वचा से संबंधित रोग है। मैं साथ में इसमें ये भी लिखता जाऊंगा कि मोस्टली कौन से अंग को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, जो ज़्यादा प्रसिद्ध है उसी का नाम लिखूंगा। जैसे विल्सन रोग त्वचा से संबंधित रोग है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाए, इसको आर्सेनिक बोलते हैं, एएस फॉर आर्सेनिक। अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे जो रोग होता है ना उसको अपने बोलते हैं ब्लैक फुट रोग। अब देखो नाम क्या है, ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट मतलब पैर काला हो जाता है। तो ये किसको प्रभावित कर रहा है, ये भी त्वचा को, लेकिन पर्टिकुलर कहाँ की त्वचा, पैर की त्वचा को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन बनेगा Hg फॉर हाइड्रोजन, और ये सिंबल होता है हाइड्रोजन यानी कि मरकरी का। मरकरी यानी कि पारा है ना, इसकी अधिकता। वैसे तो मरकरी हमारे बॉडी का खनिज है ही नहीं, लेकिन किन्हीं कारणों से ज़्यादा हो सकता है, वो कारण भी बताऊंगा। और उससे जब रोग होता है ना तो उस रोग का नाम है मीना माटा। तो कई बार मिनी माटा बोल देते हैं, कई बार मीना माटा बोल देते हैं। और मीना माटा जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित कर रहा है, तो मस्तिष्क को। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो समझनी होगी। जापान में क्या है ना कि एक मीना माटा नाम से कोई खाड़ी है, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर मान लीजिए वो खाड़ी है, जलाशय है बहुत बड़ा, और उस खाड़ी के अंदर मरकरी के अयस्क बहुत ज़्यादा है, मरकरी मान लो ज़्यादा है उस पानी में। और उस खाड़ी के पानी में जिसमें मरकरी ज़्यादा है उसमें मछलियाँ भी पाई जाती हैं। अब उस मछलियों में भी किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, मरकरी की। अब उस खाड़ी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मीना माटा खाड़ी में आते हैं और वहाँ की मछलियों को पकड़ते हैं और उनका भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही बात। अब जिन जिन लोगों ने मीना माटा खाड़ी से मछली को पकड़ा, उसको भोजन के रूप में पकाया और उसको खाया, तो उनके अंदर नो डाउट किसकी मात्रा ज़्यादा हुई, मरकरी की, और उनके दिमाग में विकृतियाँ आने लगी। तो वहाँ के लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि यार इसके दिक्कत क्या है, कहता ये है ना मीना माटा खाड़ी से मछली ला के खाया था इसने, तो इसके दिक्कत है। तो कहते कहाँ गया था, कहते मीना माटा गया था। पूछा किसी कहाँ गया, तो क्या मीना माटा गया। तो क्या यार इसको है ना मीना माटा रोग हो गया। बोलो समझ में आया कुछ। तो जापान के मीना माटा नामक खाड़ी नाम से इसका नाम क्या रख दिया, मीना माटा रख दिया, है ना, वैसे कोई नाम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कैडमियम की अगर अधिकता हो जाए, CD फॉर कैडमियम, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है इटाई रोग। और याद रखें इटाई जो है बोन डिजीज है, यानी कि अस्थियों का रोग है, हड्डियों का विकार है, हड्डियों का रोग है। ठीक इसी प्रकार से अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाए, गौर करना देखो है ना, अगर किसकी अधिकता हो जाए, नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट की अधिकता से जो विकृति आती है उस विकृति को अपने क्या बोलते हैं, तो याद रखें नाइट्रेट की अधिकता से होने वाले रोग को अपने बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, छोटा जो बच्चा होता है, बोर्न बेबी जो होता है वो नीले रंग का होता है। आप कभी गूगल पे सर्च करना ब्लू बेबी सिंड्रोम, आपको एक नीले से रंग का बच्चा दिखेगा। और वो जो नीले रंग का बच्चा है वो उस बॉडी के अंदर पर्टिकुलर किसकी मात्रा अधिक होने से हो रहा है, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट की अधिकता से होने वाले डिजीज को हमने क्या बोल दिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार से फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड की अगर अधिकता हो जाए तो हड्डियों से संबंधित, हड्डियों से दांतों से संबंधित एक रोग हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस। तो फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है, फ्लोरोसिस रोग हो रहा है। कोई डाउट है। अब कुछ नाम और समझ लीजिए, जैसे आयरन की कमी। अब इनकी अधिकता नहीं होती, मोस्टली कमी होती है। तो आयरन की कमी से क्या कमी हो जाती है, खून की कमी, हम इसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। सही है ना, बोलो, हम एनीमिया बोल देंगे। ठीक इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा आयोडीन की कमी। तो आयोडीन की कमी से हम कौन सा रोग पढ़ेंगे, गोइटर रोग। गोइटर जिसको अपने क्या बोलते हैं, गलगंड, घेंगा, ऐसे हम लोग कई सारे छोटे छोटे नाम इसके लिए हम लोग प्रयोग में ले लेते हैं। तो घेंगा भी बोल सकते हैं, गलगंड भी अपने इसको कह सकते हैं, गोइटर रोग भी इसको अपने कह सकते हैं, आयोडीन की कमी से, है ना। इसी प्रकार से सोडियम की कमी भी हो सकती है, पोटेशियम की कमी भी हो सकती है। तो मान लीजिए सोडियम है ना और पोटेशियम की कमी हो जाए तो इनकी कमी से भी पैरालिसिस की विकृति देखने को मिलती है। पैरालिसिस मतलब समझते हो ना, लकवा, ये भी प्रभाव मतलब देखने को मिल सकता है। बोलो कोई डाउट है। तो ये कुछ बातें आपने नोट कर लेनी है, ठीक है ना।
आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, सोडियम पोटेशियम की कमी, मोस्टली बस एक दो यही बातें होती है और कोई खास इसमें असंक्रामक रोगों में कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ अन्य विकार देखने को मिलते नहीं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है, इसके अलावा आपको लगता है कि आपके पेपर में कोई पर्सन आया हुआ है और आपको वो लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो आप उस पर्सन को ला सकते हैं, हम उसके ऊपर बढ़िया एनालिसिस कर लेंगे। बोलो, कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट आपने पढ़ देना है, ठीक है ना। और जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन क्वेश्चन सीरीज वाला, तो उसमें भी मैंने आपको पहला टॉपिक दिया जेनेटिक्स का, ठीक है ना। जेनेटिक्स पार्ट 1, एक पार्ट 1 है जिसमें सिर्फ गुणसूत्र और मेंडल की जेनेटिक्स और मेंडल के आनुवंशिकी के नियम, और आप समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब यानी कि शब्दावली 25% उसके मिलेंगे आपको। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उनको एडजस्ट करने की कोशिश करी है, तो अपने दोस्तों को भी आगे बताओ और साथ में उस सीरीज़ से भी जुड़ो, ताकि हम लोगों को अच्छा फ़ायदा हो सके, अच्छा लाभ हो सके। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? और उसके बाद में जो जो टॉपिक अपने सीटी के सिलेबस के और एलडीसी के सिलेबस के होंगे, वो अपने उसी तरीके से रन करते चलेंगे, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलते हैं दोबारा से स्मार्ट के साथ।